हेलो बच्चों, मैं प्रिंस शर्मा विक्ट्री नेक्स्ट क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज इतिहास के लेक्चर नंबर 4 पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना के ऊपर बात करेंगे। बाकी हम 2 क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार हुआ और नगरों के बारे में एवं अवशेषों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम नगर योजना और सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़े लिखे थे कि नहीं थे, लोग लिखना जानते थे कि नहीं, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए, उत्तरा भारत सभ्यता, विश्व के सबसे बड़ा सभ्यता का विनाश एवं पतन किस प्रकार हुआ यह जानेंगे। चलिए, तो आप बाकी जो पहले हम 2 क्लास सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर कर चुके हैं, यदि आप वो क्लास कर चुके हैं तो यह क्लास और आसानी से समझ में आएगा, नहीं किए तो कोई बात ना। आज हम सड़क व्यवस्था जानेंगे, उन लोग के सड़क, जल निकासी प्रणाली, स्नानागार। लेक्चर नंबर 4 में नगर योजना, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना देखते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, यह दोनों एवं पिक्कट नामक इतिहासकार इन दोनों को जुड़वा रंगानी बताते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी 670 किलोमीटर थी। 670 किलोमीटर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिले हैं। हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता 2 भागों में बटा था, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला का निचला शहर कहा जाता था। पूर्वी टीला को निचला शहर, जिसमें लोग, मजदूर, गरीब लोग, कम पढ़े लिखे एवं छोटे मोटे व्यापारी लोग रहते थे। पश्चिमी टीले में दुर्ग रहते थे। पश्चिमी टीले में दुर्ग, इसमें पढ़े लिखे लोग, बड़े व्यापारी, जमींदार लोग, और कहा जाता है कि दुर्ग लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता में शासन करते थे। चलिए, आगे जाने के हम लोग राजनीतिक कारण में पढ़ेंगे। सड़क व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क व्यवस्था क्या था, जल निकासी प्रणाली क्या था, ये दोनों हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। एवं सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों किस प्रकार था, सड़क किस प्रकार था, एवं नालियाँ किस प्रकार था, वहाँ के लोग किस प्रकार से दरवाज़ा बना के रहते थे एवं खिड़कियाँ था कि नहीं था, ये लोग हम जानते हैं चित्र के माध्यम से। चलिए, यहाँ पर बना देते हैं। मान लीजिए छोटा मोटा सिंधु घाटी सभ्यता का नक्शा हो गया। चलिए, यह सड़क है बहुत चौड़ी, जिसे जॉनसन मार्शल ने इसे राजपथ कहा है। क्या है? राजपथ। इस सड़क हो गया। एक गलिया हो गया। क्या हो गया? गलिया। चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ सबके घर था। हड़प्पा सभ्यता के भवन, इन लोग के हड़प्पा सभ्यता में जितना भी भवन मिले हैं, उन लोग के भवन के जो भी दरवाजा है, मेन दरवाजा है, वह सड़क को नहीं खुलकर गली में खुलते थे। इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सड़क में जो भी दंगा होता होगा या दुर्घटना होता, उनसे बचने के लिए सड़क की ओर दरवाजा नहीं खोलते थे, गली की ओर खोलते थे। यह हम अनुमान लगा सकते हैं। यह सब भवन है। गली की ओर दरवाजा खुला हुआ है
गली का दरवाजा खुला हुआ, ठीक उसी प्रकार इसमें भी था। चलिए, और इन नालियाँ, ये क्या है, नालियाँ, एक गली की नालियाँ हैं, इस सड़क की नालियाँ हैं। सड़क की नालियाँ ढकी हुई होते थे, सड़क की नालियाँ क्या होते थे, ढकी हुई, जिसकी जो नाली में जो भी गंदगी है, जो उसमें प्रदूषण आता है वह नहीं आए। और समय समय पर एक टैंक बनाया गया था जिसको हटाकर उस पर सफाई किया जाए। इस सड़क की नालियाँ हैं और गली की नालियाँ, जितना भी घर में, जैसे कि ये है गया, जितना भी घर में स्नानागार एवं भवनों के पानी, शौचालय, सभी के पानी निकालने के लिए छोटी छोटी नालियाँ से सड़क की नालियाँ में जोड़ देते थे, और सड़क की नालियाँ शहर के दूर जाके पानी गिर जाते थे। चलिए, मीनार के बारे में, एक भवन, एक यदि यहाँ से एक भवन उठा के इसको सही पूर्वक देखा जाए, जैसे कि यहाँ देखते हैं हम लोग, एक भवन है, ठीक, और ये हो गया मेन दरवाजा। सिंधु घाटी सभ्यता के एक भवन को उदाहरण लेते हैं, और कोई भी जनता या कोई भी लोग डायरेक्ट ये रूम में, घर में हिलने से जब हिलेगा तो जितना भी लोग इनमें रह रहे हैं, जैसे बैठे हैं वैसे, या जो भी कुछ कर रहे हो तो आसानी से देख लेंगे। इसलिए नहीं देखने के कारण गेट के सामने एक दीवार खड़ा था, एक दीवार क्या था, खड़ा डायरेक्शन में, तो कोई भी लोग आगे नहीं देख पाए कि अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अरे बीच में बड़का आंगन था, बीच में डबल आंगन, और ये रूम, यार चारों तरफ रूम रहा करता था, ठीक। और रूम में अन्नागार, स्नानागार, आंगन में कुआं भी, शौचालय भी देखने को मिला है, और रूम बहुत डबल डबल, जो आज हम लोग के घर में नहीं मिलते थे, है ना। और हर एक भवन में, जैसे मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में जितना भी भवन मिले हैं सबके घर में कुआं मिला है। मोहनजोदड़ो में 700 से अधिक कुआं मिला है। चलिए, तो ये लोग डायरेक्ट कोई भी जनता उनता या कोई भी लोग आवे सिंधु घाटी सभ्यता को, तो जो भी घर में हो रहा है, कोई स्नान कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, वो डायरेक्ट नहीं देख पाए। जैसे कि हम लोग पर्दा लगा देते हैं, पहले पर्दा नहीं था, यहाँ दीवार खड़ा कर दिया, और कोई भी लोग आएगा तो डायरेक्ट सीधा नहीं जाके इस साइड से आके जाएगा, या कोई आने का जो आवाज आता है वो पता चल जाए अंदर क्या है। इस सड़क है, ये क्या है, सड़कें, सड़कें हैं, ये लोग के भवनों के सड़क की ओर दरवाजा न खुलकर गली की ओर खुलते थे। पर सिंधु घाटी सभ्यता में लोथर एक ऐसा नगर है जिसमें जिसमें जो भवन मिला है उस सड़क की ओर खुला हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है, ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है जिसका भवन का दरवाजा सड़क की ओर खुला हुआ है? तो अपवाद में लोथर, बस सिर्फ लोथर में मिला देखने को, और कहूँ ना। आप लोग देख लिए मैप के माध्यम से, है ना, यहाँ एक रूम के माध्यम से दिखा दें, इन लोग के सड़क की ओर दरवाजा ना खुलकर कहाँ खुलते थे, गली की ओर। और देखें तो नालियाँ ढकी हुई थी, नालियाँ क्या थी, ढकी हुई, सड़क की नालियाँ ढकी हुई, जिससे कोई प्रदूषण या गंदगी ना आए। और जगह जगह पर कूड़ेदान थे, कचरा इकट्ठा करने के लिए, एकदम सफाई रहते थे जगह जगह कूड़ेदान, जिस पर कचरा जमा हो सके। चलिए, आप चित्र के माध्यम से समझ चुके हैं, अभी पढ़ते हैं। सड़क व्यवस्था समतल एवं चौड़ी सड़कें थे, समतल एवं चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, देखो 90 डिग्री पर सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटते थे। आज के हम सड़कें बात करें, अभी के वर्तमान काल के, तो सड़कें सिंधु घाटी सभ्यता के सामने आज की सड़कें फेल हो जाती है ना। सबके घर, जैसे कि मान ले 2 बीघा में बना हुआ है, तो बगल में जो ये भी 2 बीघा में है, ये भी 2 बीघा में, सब समान, ये सब गलियां भी हैं, तो कहूँ पतली कहूँ चौड़ी नहीं, एकदम समान आकार में मिला है। सोचो कितना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में एकता होता होगा। बिना एकता के तो नहीं हो सकता, समान घर, समान गलियां, समान सड़कें। आज के हम बात करें तो एकता नहीं होने के कारण
गली बिटे हटाकुर रहता, कहूँ चौड़ी सड़कें तो कहूँ कम में पतली गलियां देखने को मिलता है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता में यह नहीं देखने को मिलता है। ठीक, पूरा दम लगता पहले लगता है ऐसा बस सिंधु घाटी सभ्यता नगर ऐसा बसाया गया है, लगता पहले इसको मैप में चित्र बनाया गया तब नगर को बनाया गया है, ऐसा लगता था। सड़क समतल एवं चौड़ी सड़कें थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए गड्ढे खोदे जाते थे जिसे हम लोग कूड़ेदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूड़ेदान। मोहनजोदड़ो के एक सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे बने होने के साक्ष्य मिले हैं। सड़क के दोनों किनारे क्या मिला है? चबूतरे। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग इस चबूतरों पर आराम करते होंगे या चबूतरे पर बैठ के व्यापार करते होंगे, कुछ बेचते होंगे। चबूतरे से यह अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो के एक सड़क के दोनों ओर क्या मिले हैं? चबूतरे मिले हैं। अब सड़क के बारे में जान गए। सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, सड़कें समतल एवं चौड़ी हुआ करता था और सड़क एक दूसरे कूड़ा इकट्ठा करने के लिए गड्ढे खोदे जाते थे। सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे मिले हैं, सड़क के दोनों किनारे जो नालियां वो ढकी हुई मिली है। चलिए, मोहनजोदड़ो एक सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे बने के प्रूफ मिले हैं। जल निकासी प्रणाली, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी किस प्रकार होता है? तभी हम बताएं जो भी भवन में शौचालय, अन्नागार एवं स्नानागार हुआ करते थे, जो भी भवनों के पानी है वो छोटी छोटी नालियां से सड़क की नालियां में जाके मिल जाते थे और सड़क की नालियां शहर के बाहर जाके गिर जाते थे। जल निकासी प्रणाली, यहाँ के अधिकांश भवन में निजी कुएं एवं स्नानागार मिले हैं। जल निकासी अधिकांश, अभी हम बताएं कि मोहनजोदड़ो में 700 से भी अधिक कुआं मिला है, 700 से भी अधिक कुआं का प्रूफ मिला। भवन के कमरों एवं रसोई घर एवं स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियां से निकलकर गली की नालियां में आता था और गली की नालियां सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियां से जुड़ गया था और जो सड़क की नालियां में जुड़ा और सड़क नालियां शहर के बाहर जाके गिर जाता था। फिर से देखते हैं, भवन के कमरों के जो भी पानी था, रसोई घर में जो भी पानी गिरता होगा या स्नानागार जो स्नान करते होंगे एवं शौचालय, आज से 5000 साल पहले, अभी आपके गांव में देखे होंगे तो अधिकतर घर में शौचालय देखने को नहीं मिलता, बाकी आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों में शौचालय देखने को मिला है। सोचो, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को लोग लड़कियों को बाहर जाने नहीं जाते होंगे, पर्दा में रहते होंगे। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता में यह सबूत मिला है कि लड़कियों एवं स्त्रियां, औरतें पर्दा में रहा करते थे, मैंने घर से बाहर नहीं निकाला करते थे। जो भी काम करना वो घर में ही, देखो कुआं भी घर में है, रसोई घर भी घर में है, स्नान करने के घर में है, शौचालय करने भी घर में, लोग घर ही में रहा करते। रूम की एग्जाम्पल रहे तो यहाँ पर्दा था, है ना, मैंने दीवार खड़ा के कोई भी आवे नहीं देख पा। चलिए, तो भवन के कमरे, रसोई घर, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन के छोटी छोटी नालियां से निकलकर बड़ी नालियां में जाके, सड़क की नालियां में जाके क्या जुड़ जाते थे। अब पक्की नालियां से जुड़ा गया, अब पक्की नालियां जाके कहाँ गिरता था? शहर के बाहर। इस प्रकार सिस्टम था। और नालियां क्या था? ढकी हुई नालियां को पत्थरों एवं शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। अभी दिखाते हैं ना, कल भी ऐसे हम दिखाए थे। देखो नालियां ढकी हुई पत्थरों से, ये नालियां हैं, तालाब के पानी निकलने का पनारा है ये। स्नानागार के बारे में बात करते हैं, जैसे हम कल आपको बता दिए थे स्नानागार के बारे में। देखिएगा,
सीरिया हुआ करता था। चारों तरफ बरामदे में रूम मिले हैं, कुआं मिले हैं, और इसके नीचे पक्की ईंटें के फर्श मिले हैं जिसमें पानी जमा रहे, है ना। और इसको समय पर साफ सफाई करने के लिए नालियाँ मिला है, ये नालियाँ जाके बड़े नाले में जाके ज्वाइंट हो गया है। और इस पर जो पानी ख़त्म हो गया साफ़ सफाई करने के बाद, तो इसमें भरने के लिए कुआं मिला है बगल में, और रूम मिला जिससे कोई स्नान करे तो इसमें आके कपड़ा बदल सके। इसका लंबाई की बात करें तो 39 फुट, स्नानागार की लंबाई कितना, 39 फुट। चौड़ाई की बात करें तो 23 फुट, गहराई की बात करें तो 8 फुट। सोचो तुम्हारा रूम भी नहीं होगा 39 फुट के लंबा, है ना। बहुत अब तुम्हारा रूम से भी दोगुना तिगुना 39 फुट लंबा, चौड़ा 23 फुट एवं गहरा 8 फुट, स्विमिंग पूल के जैसा मिला है सीरिया। और उसमें लोग क्या करते थे, स्नान समय त्योहार हो या पर्व हो उसमें स्नान करते थे, और बगल में रूम में वो चेंजिंग कपड़ा उसमें समय पर साफ सफाई भी करते थे। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की और सीढ़ियाँ बनी हुई थी। लंबाई 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट, गहरा 8 फुट। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन की बात करें, यदि हम इतिहास की परिभाषा आपको बताए थे, इतिहास किसे कहते हैं, तो हम बताए थे सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, है ना, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन में जो बदलाव आता है उसी के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, ठीक ना। जो आज हम लोग देखेंगे उसका परिभाषा सही था कि गलत। जैसे कि आज से 5000 साल पहले के सामाजिक जीवन क्या था, अब क्या हुआ। तो देखिए पहले क्या था, मात्र शतात्मक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र शतात्मक थे। जैसे कि तुम्हारा घर में बस अपना तुम्हारा पिता को ही चलता होगा, है ना, शासन तुम्हारा पिता को ही चलता होगा। या यदि यदि तुमसे कोई नाम पूछे मम्मी या पापा के, आप सबसे पहले पापा को ही बताते हैं, मम्मी के नाम बताने में हिचकिचाते हैं। क्यों? कहा कि हमारे समाज में स्त्रियों को कम भागीदारी दिया गया है, सबसे आगे पुरुष ही है। मैंने हम कह सकते हैं कि हमारा समाज पितरात्मक है, मैंने पिता पर आधारित है। चलिए, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र शतात्मक थे, मैंने ये लोग स्त्रियों को बहुत इज्जत किया करते थे, सम्मान किया करते थे, है ना। ये लोग मानते थे कि पूरा धरती का जन्म स्त्रिया से ही हुआ है ना। हड़प्पा सभ्यता से एक मूर्ति मिली स्त्री के जिसकी गर्भ से पौधा निकल रहा, इससे क्या प्रमाण मिलता है कि वो लोग धरती की उर्वरता के देवी ना मानकर स्त्रिया के क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आज के युग में बात करें तो स्त्रिया के कोई सम्मान नहीं हो रहा। चलिए, आज से 5000 साल पहले स्त्रिया के देखिए, सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र शतात्मक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के साथ है मात्र शतात्मक, मैंने सब कुछ लड़के ही, मान लो घर के मुखिया लड़के ही हुआ करते थे, माता ही हुआ करते थे घर के मुखिया। आज के बात करें तो घर के मुखिया ऐसे पिता को कहा जाता है। इन लोग जैसे हम लोग, यदि आप शाकाहारी होंगे या आप सिर्फ मांसाहारी होंगे या दोनों होंगे, है ना। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, है ना। ये लोग भी पंडित उतना ना। चलिए, तो यहाँ पर ही मांस एवं फसल दोनों का अवशेष मिला है ना। ये लोग शिकार करके भी खाते थे एवं खेती करके भी अपना जीवन यापन करते थे। तो शाकाहारी तथा मांसाहारी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। जैसे कि तुम लोग अभी आभूषणों से श्रृंगार करते हो, सजते हो, लड़का एवं लड़कियां दोनों, ठीक उसी प्रकार आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लड़का एवं लड़कियों दोनों सजा करते थे। लड़के के बहुत लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, लड़कियां जुराब आती थी एवं लिपस्टिक मिलाकर, हम बता चुके हैं चनौदरों से क्या मिला, लिपस्टिक एवं काजल मिला, पाउडर मिला। ये लोग मैंने इससे प्रमाण मिलता है कि लड़कियां श्रृंगार एवं आभूषणों मिला है ना, कमर में पहनने के लिए, हाथ में पहनने के लिए, पैर में पहनने के लिए, नाक में पहनने के लिए, गर्दन में पहनने के लिए, कान में पहनने के लिए, सब आभूषण मिला है जो आजकल करते हैं स्त्रियाँ, आभूषण एवं श्रृंगार, है ना। इससे पता चलता है कि ये लोग
भी हम लोग से बहुत आगे थे। सामाजिक जीवन की भी बात करें तो सजने में संवरने में इन लोग अपने से खुद सुई मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। इससे सबूत मिलता है, अनुमान हम लगा सकते हैं कि लोग खुद कपड़ा सी के पहनते थे, है ना। कपास का ये लोग खेती करते थे और कपास से कपड़ा बनाते थे। मनोरंजन के लिए, जैसे आज हम लोग मनोरंजन के लिए पबजी उबजी खेल लेते हैं, फ्री फायर खेल लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं, ठीक उसी प्रकार पहले सिंधु घाटी सभ्यता मनोरंजन के लिए इंस्टाग्राम और फ्री फायर पबजी नहीं था। चलिए, मनोरंजन के लिए खिलौना, है ना। कल हम बुक में दिखाए थे खिलौना लोग खेलते थे। खिलौना का सबसे अधिक कहाँ मिला है तो बनावरी से। नृत्य करते थे, नाचती थी, है ना। नाचती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? काशी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। लोग नाचते थे, गान बजान भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गान बजान भी, ये लोग जैसे मुर्गा को पकड़ के दोनों मुर्गा को आपस में झगड़ा करवाते थे और सब चारों पट्टी देखते थे कौन जीतता है। ऐसे मनोरंजन भी करते थे, मुर्गा उनका को झगड़ा करवा। शिकार करते थे, है ना। हिरन को तीर से मारते थे, लोग ये भी जानते थे, ठीक ना। मनोरंजन के लिए भी ये लोग पासा भी मिला, शतरंज भी मिला, पासा की गोटी भी मिला सिंधु घाटी सभ्यता में। लोग अपना मनोरंजन के लिए खेलते थे। धार्मिक जीवन की बात करें तो कई इतिहासकारों के सही से धार्मिक जीवन के बारे में अवशेष नहीं मिल पाता है। यहाँ जो भी खुदाई में भवन मिले हैं, ऐसा कोई भवन नहीं मिला जिसे हम मंदिर कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। चलिए, ये लोग पूजा किस प्रकार की करते थे? जैसे हम लोग आज भारत सरकार मोदी जी अयोध्या मंदिर बनाए बहुत पैसा खर्चा करके, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता क्या ये भी करते थे? ये भी पैसा खर्चा करके मंदिर बनाते थे और पूजा पाठ करते थे? नहीं, ये लोग उनको पूजा करते थे जिनसे इनको फायदा मिला, जिनसे इनको जीवन मिलता था, उन्हें पूजा किया करते थे। जैसे कि जल हो गया, पानी हो गया, है ना। पानी, आग हो गया, अग्निदेव नाम की इसको पूजा करते थे। पेड़ पौधे हो गए, पशु हो गए, जानवर होंगे, उनसे इनको कुछ मिलता था, इसलिए पूजा करते थे। और स्त्रियों को बहुत सम्मान करते थे और उनको मूर्ति बना के पूजा किया करते थे। बाकी हम लोग पत्थर के बहुत पैसा खर्चा करके बना लिए बहुत बड़ा मंदिर, उसको पूजा करते हैं, है ना। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इससे हमको पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमसे कितना आगे थे और कितना दिमाग, है ना, दिमाग लगाते थे। ये लोग बिन मतलब में पैसा खर्चा नहीं किया करते थे। कौन से पत्थर को पूजा करने से क्या फायदा मिलेगा, है ना। चलिए, तो ये वृक्ष पेड़ पौधों को पूजा करते थे जिससे हमें ऑक्सीजन मिलते थे, है ना, हरियाली फसल मिलते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता सोचते थे यदि इनको हम सम्मान न करें, इज्जत न करें तो ये नाराज होकर हमको फसल नहीं दे पाएगा, इसलिए पेड़ पौधों को पूजा करते थे। पशु हो गया, गाय, सब कोरा वाला बैल, ये सबको पूजा किया करते थे। अग्नि हो गया, आग के, जैसे काली गंगा से अग्नि कुंड का अवशेष मिला है। यज्ञ, इसका मतलब ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञ भी कराते होंगे, है ना, यज्ञ का अवशेष मिला है। सूर्य है, जैसे स्वातिम, हड़प्पा सभ्यता में ओम के जैसा, है ना, जैसे स्वातिम करते। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता से। लोग पूजा करते थे सूर्य नाम के। स्त्रिया की मूर्ति, है ना, स्त्रिया की मूर्ति को भी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रिया की मूर्ति बहुत मिले हैं, है ना। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि लोग स्त्रियों को बहुत सम्मान करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पितरात्मक, लोग मात्रात्मक थे। आर्थिक जीवन की बात करें तो लोग कैसे इतना आगे था, ये लोग क्या करता था? आप तो बता दिए कि सजते थे, समरते थे, पूजा पाठ बता दिए, लोग मनोरंजन भी आप बता दें, पर ये लोग के पैसा मुद्रा कहाँ से ये लोग कमाते थे, किस प्रकार काम करते थे? कई लोग भी बिजनेस करते थे, पढ़ लिख के जॉब लेते थे? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कृषि, है ना, कृषि किया करते थे। कृषि में गेहूँ, जौ, धान का अवशेष बहुत कम मिला, चंद्रों के आसपास मिला। गेहूँ, जौ, मटर, तिल के फल की बात करें तो केला, नारियल, खजूर, ये सब के फसल क्या खेती करना ये लोग जानते थे और व्यापार भी करते थे। गेहूँ एवं जौ के मेसोपोटामिया जाके, मिस्र जाके, चीन में जाके आपस में व्यापार करके जो आमदनी कमाते थे, उनसे अपना जीवन यापन करते थे।
चलिए, पशुपालन करना भी ये लोग जानते थे, है ना। गाय को, बैल को, भेड़ हो गया, कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, सुअर हो गया, है ना। जैसे गाय दूध ये सब, बैल ये सब, कुत्ता को शिकार करने के लिए पालते थे। जैसे कि कुत्ता सब में क्या कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कुत्ता का कोई तो दूध तो नहीं पी सकता है ना। कुत्ता को इसलिए पाला जाता था जिससे छोटा मोटा जो जानवर है, मुर्गी हो गया, खरगोश हो गया, जो भी छोटा मोटा, उसे शिकार करके ले आए, है ना। आपको भी देखे होंगे आपके अपने गांव में जो आता होगा, झोपड़ी बना के रहता होगा, है ना, एक तरह से जनजाति का, तो वो भी कुत्ता लेके आता है, कुत्ता गधा या घोड़ा लेके आता है। इसलिए जैसे बिल्ली भी लेके आता है, बिल्ली को तो मार के लोग खा भी जाता है, पर कुत्ता को मार के नहीं खाता है, उसको इसलिए पालता है जिससे छोटे मोटे को भी जानवर है उसे पकड़ के शिकार करके हमारे पास ले आए, इसलिए कुत्ता को पाला जाता था। चलिए, हाथी हो गया, सुअर हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्ली का पंजा मिला, बिल्ली का पंजा का चिन्ह मिला है, चिन्ह। बंदर हो गया, खरगोश हो गया, मुर्गा हो गया, है ना। फिर से बात करते हैं, यदि हम फसल की बात करें, कृषि, तो गेहूं, जौ, धान, मटर, तिल, केला, फल की बात करें तो केला, नारियल और खजूर का अवशेष मिला है। चलिए, गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, पशु की बात करें तो हाथी, सुअर, बिल्ली, बंदर, खरगोश, ये लोग बैल पर बैठकर व्यापार करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चलिए, अब सामाजिक जीवन जान गए। मात्र सतात्मक थे, माता पर आधारित, शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। अब हुस्नो श्रृंगार भी करते थे, शौकीन में बहुत, हम लोग जैसा इन्हें के खाली शौकीन करे में आएंगे, काम भी करे में आए। चलिए, मनोरंजन के लिए खिलौना भी खेलते थे, नाच गान भी करते थे, बजान भी, शिकार भी करते थे। धार्मिक जीवन की बात करें तो ये लोग मंदिर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। चलिए बता देते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का अवशेष नहीं मिला है, तलवार का अवशेष नहीं मिला है, मंदिर का अवशेष नहीं मिला। आप ये तीनों टॉपिक को ध्यान पूर्वक से याद रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, खरगोश हो गया, मुर्गा हो गया। राजनीतिक जीवन की बात करें, इतना बड़ा सभ्यता को कोई कंट्रोल करने के लिए राजा तो पक्का होगा, जैसे मेसोपोटामिया में देखने को मिलते हैं, है ना। बाकी हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा का शासन नहीं था। कोई सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई हुआ तो ऐसा कोई भी नगर माने भवन नहीं मिले जिसे हम राजमहल कह सकते हैं। हाँ, महल जो राजा यहाँ रहा करते थे, सबका घर समान मिला है। खाली परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर मिले वो दो भागों में बटे थे, एक बहुत बड़े, एक नीचे। मैंने व्यापारी, बड़े व्यापारी लोग रहा करते थे और छोटे मोटे किसान, मजदूर, छोटे मोटे व्यापार रहा करते थे। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में है, जो शासन या कंट्रोल व्यापारी लोग करते थे, बड़े व्यापारी लोग सिंधु घाटी सभ्यता को करते थे। और इतना बड़ा होने के बावजूद सब में एकता देखने को मिलता है ना। चलिए, राजनीतिक जीवन में शासन व्यापारी वर्ग के हाथों में था। यहाँ कोई राजा उजा एवं महारुआ नहीं मिले। जैसे आज के राजनीतिक जीवन की बात करें तो हम लोग वोट देते हैं सरकार को और सरकार अपना बनाता है बहुमत के आधार पर और हम लोग पर शासन करता है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, वोटिंग ये सब नहीं मिला है, पर ये लोग आपस में खुश रहते थे। युद्ध करने का अवशेष नहीं मिला है। अपना जगह को विस्तार करने के लिए ये लोग उतना नहीं लालच नहीं करते थे। तो हम लोग अपना जगह को विस्तार करते हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध की नीति अपनाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये सब नहीं किया करते थे। बस बाकी यह मिलता कि जो बड़े व्यापारी थे दुर्ग लोग, अभी हम बताए ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के भाग नगर के भागों में बटा था, दो भागों में, एगो पूर्वी टिल्ला एगो पश्चिमी टिल्ला। पूर्वी टिल्ला में कम पढ़े लिखे लोग, मजदूर एवं किसान एवं छोटे मोटे व्यापारी रहा करते थे। पश्चिमी टिल्ला में पढ़े लिखे लोग, जमींदार रहा करते थे। यही लोग इस पर शासन किया करता होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। बाकी इसमें राजा नहीं मिला है। चलिए आगे देखते हैं। फसल की बात की है, गेहूं, जौ, धान, मटर, तिल। बोलिएगा, गेहूं, जौ, धान, मटर, तिल। गेहूं, जौ, धान, मटर, तिल।
फल की बात करें तो केला, नारियल, खजूर, और भी मिला है, मेन पॉइंट को लिखे। पशु की बात करें तो गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, बिल्ली, बंदर, खरगोश, मुर्गा, है ना, हिरन भी मिला है। चलिए, आप धार्मिक जीवन में यदि कल पढ़े होंगे तो पशुपति के नाम लिए थे, है ना, जिसके चारों तरफ गेंडा, हाथी सब मिले थे, है ना। उसे पशुपति को भी लोग पूजा करते थे धार्मिक जीवन में। और धार्मिक जीवन की बात करें तो लोग अंधविश्वास पर भी विश्वास करते थे, है ना। ताबीज का अवशेष मिला था, और अपना दाह संस्कार, यदि कोई मनुष्य का मृत्यु हो गया तो उनका दाह संस्कार किस प्रकार करते थे, तो आपको हम बताए थे 3 प्रकार के। पहला, यदि कोई मनुष्य का मृत्यु हो जाता है तो उसे छोड़ दिया जाए, और कोई भी पक्षी एवं जानवर उसे जब खा लेता है, जो उसमें अवशेष बचा, कंकाल सम, उसे लेकर थोड़ा सा हरिया में उसे कपटी में जाके मट्टी के अंदर गाड़ दिया। दूसरा, यदि कोई मनुष्य का मृत्यु हो जाता है तो उसे आग में लहकाया जाए, और जो लहकाने के बाद जो भस्म बचता है, राख बचता है, उसे कपटी में लेके उसे मट्टी में गाड़ दिया जाए। तीसरा, यदि कोई मनुष्य का मृत्यु हो जाता है तो उसे डग सुता के गड्ढा खान के गाड़ दिया जाए। 3 अवशेष मिले हैं। हम कल की वीडियो में पारसी धर्म के बारे में भी बताए थे, किस प्रकार से दाह संस्कार किया जाता है। अब इनका बताइएगा कमेंट में कि जब पारसी लोग में कोई भी मृत्यु हो जाता है तो वह किस प्रकार से दाह संस्कार करते हैं, कमेंट में बताइएगा, है ना। कल हम लोग बताए थे, बातें किए थे इसके ऊपर। चलिए, राजनीतिक जीवन, यहाँ कोई राजा नहीं मिलता है ना, कि शासन करता है। जैसे आज के भारत में क्या हम लोग खुद शासन कर रहे हैं, नहीं, सरकार हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। इससे कहा जाता है कि जनता के शासन ही, है ना, लोकतंत्र कहा जाता है, वो बात अलग है। बाकी हम लोग वोट दिए और सरकार हमके ऊपर शासन कर रहा है। बाकी हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं कुछ मिलता है। जैसे उन लोग पढ़े लिखे लोगों को सम्मान करते होंगे, बड़े व्यापारी को सम्मान करते होंगे, और बातें मानते होंगे, और एकजुट में रहते होंगे। बस हम ये कह सकते हैं, नहीं कि पूरा शासन करते होंगे, गुलाम छोटे मोटे व्यापारी को गुलाम बना के रखते हैं, ये हम कहने का मतलब नहीं है। एकजुट होकर बातें मानते होंगे। चलिए, लिपि की बात करें, आप तो इतना बता दिए, सामाजिक जीवन बता दिए, धार्मिक जीवन में बता दिए कि लोग बहुत पूजा ये सब करते थे, पैसा उतना खर्चा ना, मंदिर ना बनाते थे। बाकी आप ये ना बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़े लिखे थे कि न थे, है ना। तो ये भी पढ़ना लिखना भी जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चलिए, यदि हम लिपि की बात करें तो ये मान लो हम लोग अभी मैसेज करते हैं या चिट्ठी उट्ठी भेजते थे, ये लोग क्या करते थे, तो ये लोग लिपि अपना लिखने जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिपि लिखते थे। चलिए, किस प्रकार लोग, जैसे हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, है ना, ये दाएं से ऐसे बाएं लिखे, फिर ऐसे लिखे, फिर ऐसे लिखे, फिर ऐसे लिखे, और इनका जो लिपि है आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और इन्हें भाव चित्रात्मक क्यों कहा गया, तो इस सिर्फ लिखते नहीं थे, लिखने के साथ साथ चित्र भी पाड़ते थे। जैसे तुम लोग अभी इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर इमोजी भेजते हो, है ना, इमोजी ऐसे कर दिया। यदि तुम खुश हो, हैप्पी हो तो हैप्पी वाला भेज दिया, यदि तुम रूठे हुए हो, है ना, तो रूठने वाला भेज दिया, है ना, यदि रो रहे हो तो आंसू वाला भेज दिया इमोजी। इमोजी के अनुसार इंसान समझ जाता है कि तुम खुश हो कि सैड हो, उदास हो, है ना। ठीक उसी प्रकार बातों को सही पूर्वक से बताने के लिए ये लोग लिपि को ठीक मछली के आकार में लिखा करते थे, इस प्रकार युग के आकार में, ठीक है, और ऊपर चित्र पाड़ दिया करते थे, ठीक ना, इस प्रकार कुछ कैसे समझ जाए ना, एग्जाम्पल से हम ऐसे समझा दे रहे हैं। मान लीजिए चित्र हो गया कोई चीज का, आई हो गया लिपि हो गया, नीचे वाला लिपि ये चित्र हो गया, तो लोग पढ़ते होंगे और चित्र को देखते होंगे, मैंने चित्र भाव को दर्शा रहा है, चित्र क्या को, भाव के, तो भाव चित्रात्मक, लिपि को क्या नाम दिया, भाव चित्रात्मक। ऐसे तो कोई इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में कोई पढ़ नहीं पाया है। जैसे आप पढ़े होंगे अशोक के बारे में,
तो अशोक की लिपि को पढ़ा गया, खरोष्टी ब्राह्मी लिपि को प्रिंसेस करके इतिहासकार जो थे वह अशोक की लिपि को पढ़ पाया, पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। यदि कोई इतिहासकार भविष्य में पढ़ लिया तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और हम कुछ और बहुत जो इसके पीछे जो भी राज छुपा हुआ हम जान सकते हैं आसानी से। तो आज तक कोई लिपि को पढ़ नहीं पाया। लोग लिपि कैसे लिखते थे, तो भाव चित्रात्मक लिपि लिखते थे, लिखने के साथ साथ चित्र भी पारते थे, अभाव को दर्शाते थे। लिपि तो हम लोग अभी देख लिए नगर योजना, सड़क व्यवस्था किस प्रकार था, सड़क, जल निकासी, पानी निकालने की व्यवस्था किस प्रकार था। आप लोग बताइएगा आपके घर में एवं आपके गांव में सड़क व्यवस्था किस प्रकार है, जल निकासी प्रणाली किस प्रकार है, एवं स्नानागार मैंने इसको हटा दीजिए। जैसे कि तुम्हारे घर में स्नानागार मैंने स्नान करने वाला शौचालय, कमरे किस प्रकार है, आपने कॉपी में लिखिए। लिखने से आपको पता चलेगा कि हमारा और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कितना अंतर है। ठीक है, सड़क व्यवस्था तुम्हारे गांव में एवं जल निकासी प्रणाली किस प्रकार है, सही पूर्वक। जैसे दिल्ली के कल अभी एग्जाम्पल दिए थे, दिल्ली में वर्षा हो जाता है तो पूरा सड़क जाम हो जाता है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, सब पहले था किया हुआ, कितनों भी पानी पड़े सड़क जाम नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी दिल्ली में हो जाता है। तो जल निकासी प्रणाली के बारे में भी आप कॉपी में लिखिएगा। चलिए, सामाजिक जीवन, हम लोग के सामाजिक जीवन कैसा है ना। हम लोग पितरात्मक हैं, हम लोग भी शाकाहारी एवं मांसाहारी हैं। कोई भी सिर्फ शाकाहारी है, कोई सिर्फ मांसाहारी है। हम लोग भी आभूषणों को श्रृंगार इस समय आभूषणों करते हैं। आज से 5000 पहले भी करते होंगे, हम कोई नया नहीं कर रहे हैं। मनोरंजन के लिए हाँ, इसमें अंतर है। मनोरंजन के लिए हम लोग अब सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम लोग खेलते नहीं है, बहुत कम, है ना। नाच गान पान नृत्य खिलौना इसमें हम लोग बहुत कम खेलते हैं। बाकी आज से 5000 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था। धार्मिक जीवन की बात करें तो हम लोग तो भगवान जी के फोटो लाते हैं, दीवार में चिपका देते हैं, बस उसी को पूजा करते रहते हैं, है ना। बस यदि तुमको बगल में पेड़ है उसको काट के मीनार बना रहा है, घर बना रहा है ना, या आग हो या पानी हो, जब पानी का बर्बाद कर रहा है, आग को भी इसी कोई इज्जत ना, है ना। सूर्य को, स्त्रियाँ को भी तो मत पूछो। चलो, स्त्रियाँ की मूर्ति पूजा करते हैं। आज के युग में अभी सोशल मीडिया में आप जुड़ रहे हो तो स्त्रियाँ को पठेर मनी न्यूज आया करता है, आज ये हुआ, है ना। चलिए, आर्थिक जीवन की बात करें तो हम लोग अभी के बात करें आर्थिक जीवन में तो हम लोग जॉब लेते हैं, जॉब लेके कोई भी पैसा को जॉब कमा रहे हैं, है ना। आर्थिक जीवन, चलिए पहले बात करें तो कृषि था, पशुपालन था, शिल्प था, उद्योग था, व्यापार था। हम लोग भी अभी कृषि पर निर्भर है ना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पशुपालन भी है, शिल्प एवं उद्योग धंधे माने जैसे कि हम लोग कपड़ों को बुनते थे और बुन के बेचते थे, व्यापार करते थे। शिल्प उद्योग धंधे माने कल्ले पर थे, मन के बनाने भी हम लोग जानते थे। व्यापार में समझ गए, गेहूं, जौ, धान, मटर, तिल, केला, नारियल, खजूर, इस सब के फसल, इस सब के बारे में हम लोग जानते थे। पशु की बात करें तो गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, बिल्ली। राजनीतिक जीवन की बात करें तो शासनों में राजनीतिक जीवन में कोई राजा नहीं हुआ करते थे, शासन व्यापारों वर्ग के शासक था, है ना। व्यापारी वर्ग शासन करता था। लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक लिपि, है ना। लोग लिखने के साथ साथ चित्र भी पार के अपना भाव को बताते थे। जैसे तुम लोग कोई भी व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हो तो इमोजी भी साथ में दे देते हैं। इमोजी क्या बताता है, भाव को बताता है, दर्शाता है। जैसे तुम्हारा चेहरा तो नहीं देख रहा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता बताइए सर, सिंधु घाटी सभ्यता जो दुनिया की सबसे बड़ा सभ्यता, इसका पतन कैसे हुआ, नष्ट कैसे हुआ। आज यह जिंदा रहता तो आज हम कितना आगे रहते, पूरा दुनिया से आगे। जो हम अमेरिका हमको आंख दिखा रहा है आज हम दिखाते हैं, है ना। इसका पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन। तो कई इतिहासकार इस पर बहस करते हैं, सही प्रूफ नहीं मिल पाता। कोई की कहना है कि बाढ़ के कारण नष्ट हो गया, किसी का कहना भूकंप आने के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया,
किसी इतिहास के कहना कि जलवायु परिवर्तन आने पर इसका हो गया, सुखाड़ होने के कारण, यदि व्यापार में गिरावट आने के कारण अच्छा मुनाफा नहीं हुआ जिसके कारण लोग जनता भागने लगे हड़प्पा सभ्यता के, आर्यों के आक्रमण के कारण, है ना। कोई सोचता कि आर्य यहाँ पर आए, आर्य मुबरहमन और सिंधु घाटी सभ्यता पर अटैक किए और सबको मार को खत्म कर दिए, है ना। ऐसा माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण बाढ़ को माना जाता है। जैसे हम सबको देखें, जैसे आर्यों के आक्रमण के कारण युद्ध जब भी होता है तो एक समय के लिए होता है। युद्ध में 100-200 लोग मरते हैं और भी एक समय मरते हैं, है ना। कोई आज मरा, कोई 10 दिन के बाद मरा, ऐसे युद्ध में तो नहीं होता। डायरेक्ट युद्ध होता है तो 100-200 आदमी एक बार में खत्म। तो जो भी कार्बन 40, यदि आप पढ़े होंगे कार्बन 40, जिसे कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, जब इससे जांच किया गया तो पता चला कि जितना भी सब मिला, लाश मिला, वह एक समय के नहीं है। कोई बीमारी से मरा है, सबके अलग अलग। किसी का चोट उठ के निशानी बहुत कम मिला, यानी जब लड़ाई होगा तो किसी का कंकाल में चोट मिलेगा ना, वो बहुत कम अवशेष मिला है। इसलिए इसको कोई इतिहासकार गलत भी साबित करता है। चलिए हम लोग कार्बन 14 क्या है ना, देखते हैं कार्बन 14 क्या है। तो कार्बन 14 किसी भी जीव एवं वस्तु में कार्बन 40 एवं कार्बन 12, कार्बन 14 एवं कार्बन 12 समान मात्रा में पाया जाता है। यदि किसी जीव एवं वस्तु को किसी कारण से नष्ट हो जाता है तो कार्बन 12 समान मात्रा में पाया जाता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है उसी प्रकार कार्बन 40 की मात्रा धीरे धीरे कमते रहता है ना। और जितना कमेगा कार्बन 40, जितना कमेगा उतना प्राचीन माना जाता है। इस कार्बन 40 से ही सिंधु घाटी सभ्यता को काल को पाता लगाया गया है। अब कमेंट में बताएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की काल कब से कब तक है। तो हम लोग पतन को देख लिए हैं, बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, सुखाड़ के कारण, व्यापार में आई गिरावट के कारण, आर्यों के आक्रमण के कारण को आप याद रखिएगा। इसे हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन किस प्रकार हुआ। तो इस चैनल में आप बने रहिएगा। इसमें और सब्जेक्ट एवं ऑल एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक को ख़त्म कर दिए। अगला हम टॉपिक इतिहास में लाएंगे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को हम पढ़ाएंगे। चलिए, यदि आपको क्लास पसंद आ रहा है या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आज भर यहाँ तक। जय हिंद, जय भारत।